हेलो एवरीवन, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम समझ रहे थे मूल अधिकारों के बारे में और मूल अधिकारों में हमने शुरुआत कर दी थी आर्टिकल 12 की और आज समय था आर्टिकल 13 का। और आर्टिकल 13 के विषय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मैं आपको एक साधारण सी जानकारी दे दूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 मूल अधिकारों का और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये जो आर्टिकल 13 की लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द ही हमारे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच घूमता है। कुल मिला के आर्टिकल 13 हमारे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 से संबंधित जितने भी उसके सब क्लॉज हैं, जितने भी उसके उपखंड हैं, उन सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(1) कहता है वे सभी विधियां जो संविधान के ठीक पहले, संविधान बनने के ठीक पहले लागू थी, वे सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे संविधान के उपबंधों का या मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। आगे देखेंगे इसको डिटेल में। आर्टिकल 13(2) कहेगा कि संविधान बनने के बाद जो भी विधियां बनी हैं जो मूल अधिकारों के असंगत हैं, वो क्या हो जाएंगी, उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तो ये दो प्रकार की चीज हो गई। आर्टिकल 13(3) क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि विधि शब्द के बारे में हमें यहाँ से इसकी जानकारी मिल जाएगी। देन इसी प्रकार से आर्टिकल 13(3) ख जो प्रबंध विधि के बारे में जानकारी देगा और आर्टिकल 13(4) ये बताएगा हमें संविधान संशोधन के बारे में। तो ये तो हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 13 के अंतर्गत तो यही है, भारतीय संविधान के अंदर यही 13 के अंतर्गत बातें हैं, किंतु यहाँ पर कुछ विभिन्न सिद्धांत निकल कर आते हैं जो समय समय पर न्यायालय ने प्रतिपादित किए हैं। तो हम उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और वो कौन कौन से सिद्धांत हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आच्छादन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथक्करण का सिद्धांत। और आच्छादन का सिद्धांत जो है वो आपके आर्टिकल 13(1) से संबंधित होगा। पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो आपके आर्टिकल 13(2) से संबंधित होगा। देन बात करेंगे न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। किसकी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, न्यायालय की न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का सिद्धांत यह आएगा आर्टिकल 13 की परिभाषा से निकलकर। क्लियर? इसके अलावा भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, ये भी आर्टिकल 13 से संबंधित है। और लास्ट में अधित्यजन का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हैं जो आर्टिकल 13 से संबंधित हैं और इन सिद्धांतों को आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 13 के विषय में। आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे हम, तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या कहा? अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये हमारा आर्टिकल 13 की जो है कुछ की फैक्ट्स हैं कि आर्टिकल 13 में क्या किया है, मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। तो आपको पता है मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकारों के असंगत, जैसे कि मूल अधिकार कहते हैं सीधी दिशा में जाना चाहिए या उत्तर दिशा में जाना चाहिए, और कोई विधि कहती है कि दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। मूल अधिकार कह रहे हैं कि इस दिशा में डायरेक्शन जा रहा हूँ और हमारी कोई कानून हमने बनाया, वो कानून कहता नहीं इस दिशा में चलेंगे, तो जाहिर सी बात है असंगत हो गया। ये इस दिशा की बात करता है हमारा और ये इस दिशा का बात करता है। तो जो कानून या विधि मूल अधिकारों के असंगत होगी या उनका अल्पीकरण करेगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होगा? जो मूल अधिकारों का असंगत अल्पीकरण करेगी वो समाप्त मानी जाएगी। क्लियर? अब अल्पीकरण में क्या होता है? अल्पीकरण में ये होता है कि कोई हमने कानून बनाया, जैसे कि हमने एक कानून बनाया मजदूरों के संबंध, श्रमिक विधि के अंतर्गत हमने एक कानून बनाया और कानून के अंतर्गत हमने एक प्रावधान रख दिया कि अगर सरकार चाहे तो आवश्यक रूप से मजदूरों से 12 घंटे भी काम करवा सकती है। समझ में आ गया कि कोई स्पेशल कंडीशन हमने उसमें रख दी
जो कि आपातकाल की कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। और हमने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन हो, उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा हो कारखाने का, तो कारखाना मालिक चाहे तो अपने मजदूरों से 12 से 14 घंटे भी काम करवा सकता है। अब हमने एक विधि बनाई जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान कैसे थे, मूल अधिकारों के समान थे, ठीक है। पर उसमें से एक प्रावधान कैसा चला गया, जो मूल अधिकारों की दिशा में नहीं जा रहा था, वो उससे अगेंस्ट चला गया। तो ऐसा कोई प्रावधान जो उस विधि के अंदर है जो कि मूल अधिकारों से हटकर चला गया, तो ये हो जाएगा अल्पीकरण। क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, अल्पीकरण कर देंगे, इसको साइलेंट कर देंगे। बाकी जैसे मान लेते हैं कि इस विधि में 10 नियम थे और एक जो था वो गलत जा रहा था, तो उसको हटा देंगे, बाकी 10 को क्या करेंगे, वैलिड कर देंगे, तो ये अल्पीकरण के उसमें आ जाएंगे। अब दो चीजें हैं, असंगत और अल्पीकरण। इस प्रकार जो भी विधि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करेगी और असंगत होगी वो शून्य होगी। ये शून्य करने की शक्ति किसे दी गई है, सुरक्षा कवच किसको प्राप्त है, सुरक्षा कौन करेगा, तो सुरक्षा करने का दायित्व हमने न्यायपालिका को सौंपा है। किसको सौंप दिया है हमने, न्यायपालिका को। न्यायपालिका, आपकी न्यायपालिका को मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है। क्या करने का दायित्व है, रक्षा करने का। और इस रक्षा करने के क्रम में आर्टिकल 13 आपकी न्यायपालिका को एक शक्ति प्रदान करता है, और उस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक सिद्धांत के बारे में, जो सिद्धांत है न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत को यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया। जिस प्रकार से यूएसए के संविधान में न्यायपालिका क्या करती है, संविधान की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी न्यायपालिका दैट इज हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट क्या करती है, न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत का पालन करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा करती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब न्यायिक पुनर्वालोकन का उपयोग करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये काम करती है। और जब हाई कोर्ट पुनर्वालोकन का उपयोग करती है, तो अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 का उपयोग करती है। ये आगे के हम जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे। अभी बात कर लेते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत के विषय में थोड़ी और। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कार्बन। क्या नाम है प्रोफेसर का, प्रोफेसर कार्बन। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर कार्बन न्यायिक पुनर्वालोकन की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं। तो प्रोफेसर कार्बन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति वह शक्ति है जो न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच कर सके। तो यहाँ इनकी परिभाषा में, प्रोफेसर कार्बन की परिभाषा में एक वर्ड आता है संवैधानिकता की जांच। संवैधानिकता की जांच, ठीक है। और इस संवैधानिकता की जांच के क्रम में हमारे पास दो प्रकार के सिद्धांत निकल के आते हैं। एक निकल के आता है रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ, और एक आता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। विधि का शासन और विधि के द्वारा स्थापित शासन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विधि द्वारा स्थापित शासन है, विधि का शासन नहीं है। अब दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक है यूएसए का सिद्धांत और एक है भारत का सिद्धांत, ठीक है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत की, ठीक है। भारत में इसलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहती है कि भारत की संसद क्या करती है, पहले एक बिल बनाती है, बिल के मसौदे को लोकसभा में रखेगी, राज्यसभा में रखेगी, राष्ट्रपति से साइन कराएगी, और जब उसके ऊपर सभी प्रकार की चर्चाएं हो जाएंगी और वो राष्ट्रपति से साइन होकर पास हो जाएगा, तो दैट इज आपने क्या करा है, विधि की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया है, और विधि की प्रक्रिया का पालन करके आपने नियम बनाए, दैट इज मतलब फाइन, ठीक है। बस वो मूल अधिकारों के खिलाफ ना हो। अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो उसकी संवैधानिकता की जांच होगी, और संवैधानिकता की जांच होकर आर्टिकल 13 के तहत तो मूल अधिकारों के खिलाफ निकलेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। परंतु यूएसए में क्या चलता है, यूएसए में चलता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का शासन, ठीक है। अब विधिक प्रक्रिया नहीं है, वहां विधि का शासन है। दैट इज मतलब अमेरिका की संसद किसी भी प्रकार से कानून बनाए, अगर वो कानून संविधान के विपरीत है या मूल अधिकारों के विपरीत है तो उसकी जांच हो सकती है और उसे खंडित किया जा सकता है। बहुत कॉमन सा अंतर है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में ऐसे ही समझा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा
कि विधि का शासन क्या है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन के आगे के बारे में। तो आर्टिकल 13 के थ्रू हमें क्या मिल गया, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर भी मिल गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 13(1). आर्टिकल 13(1) कहता है, आर्टिकल 13(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत हैं। ठीक है, तो क्या हो, असंगत हो। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमने कहा संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 आपका संविधान लागू हो गया। ठीक ढंग से पूरी तरीके से आपका संविधान लागू हो गया। इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले, ठीक है, जो भी विधियां थी, ठीक है, या पुरानी विधियां, जितनी भी पुरानी विधियां थी वे सभी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। कब शून्य हो जाएंगी, जो इस भाग के, किस भाग के, भाग 3 के असंगत हो। तो वे विधियां जो भाग 3 के असंगत हो, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू रही होंगी भले ही, पर वो संविधान के लागू होते से ही शून्य हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि एक ये पुरानी विधि है, ठीक है, और ये विधि मान लेते हैं 1950 से पहले की है। कब की बनी हुई है, 1950 से पहले की। ये मूल अधिकारों के खिलाफ जाती है। इस विधि के बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो मूल अधिकारों को रोकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 18 हो गया। जैसे मान लेते हैं कोई विधि बनी है जो मानव समाज के अंदर बहुत सारे भेदभावों को क्रिएट करती है, तो ये वो विधि है। जैसे सपोज, और हमारे पास 1950 के बाद एक नई विधि आई, क्या नाम है उस विधि का, भारत का संविधान। और जैसे ही 1950 के बाद ये विधि आती है तो ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, मतलब ये विधि समाप्त हो गई। अगर ये नीचे वाली विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है तो उनके ऊपर ये आच्छादित हो जाती है। यहाँ पे एक सिद्धांत निकल के आता है, आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत निकल के आता है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन, आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी विधियां, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मेला ढोने वाली एक प्रथा थी, और मेला ढोने की प्रथा ये कहती है कि स्पेशल जाति के व्यक्ति ही क्या करेंगे, इस प्रकार के मेला ढोने का काम करेंगे। तो इस प्रकार की रूढ़ी और प्रथा जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ ये मूल अधिकारों के असंगत होने वाली विधि क्या हो गई, समाप्त हो गई। भारतीय समाज में छुआछूत की प्रथा प्रचलन से थी, जिसको आप प्रथा कह लो, रूढ़ी कह लो। ये रूढ़ी हमारे समाज में जातिगत रूप से चली आ रही थी। कब तक चली आ रही थी, 1950 से पहले। पर जैसे ही हमारे पास 1950 में भारतीय संविधान बनता है, आर्टिकल 17 जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत हो जाता है, वैसे ही हमारी ये प्रथा भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई प्रथाओं की, रूढ़ियों की। कोई ऐसा कानून है, ठीक है, कोई ऐसा कानून जो ये कहता है कि कारखाने में काम करने वाला मजदूर अब 8 घंटे की जगह, मतलब जो पुराना नियम था वो कहता है कि 14 घंटे भी काम करेगा तो चलेगा। ठीक है, अब अगर किसी मजदूर को 14 घंटे काम करने का कारखाने मालिक के पास अधिकार था, उसने अपने मजदूर को काम करने के लिए कहा, मजदूर ने काम करने से मना किया, तो मालिक ने मजदूर के ऊपर केस लगा दिया। केस क्या लगाया कि भैया इसको 14 घंटे काम करना था पर इसने तो 5 घंटे ही काम किया, बाकी काम इसने नहीं किया, तो जो इसको मैंने एक्स्ट्रा तनख्वाह दी थी वो मुझे साल भर की एक्स्ट्रा तनख्वाह वापस दिलाई जाए इस कर्मचारी से। ठीक है, तो न्यायालय में इस प्रकार का वाद गया। न्यायाधीश ने ये देखा कि ये बात तो सही है कि ये जो मामला है मान लेते हैं 1940 का है, ठीक है, और केस कब लगाया, केस उसने लगाया 1951 में। ठीक है, उसको याद आया कि यार 11 साल के बाद मैंने ऑडिट किया तो हमारे कर्मचारी के ऊपर ऐसा ऐसा था। अब मान लेते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या 1951 में जब संविधान लागू हो गया है, जब हमने कह दिया कि भैया आप किसी भी कर्मचारी को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाओगे, इस प्रकार का जो भी हमारे पास है, ठीक है, खतरनाक कारखाने में आप काम नहीं करवाओगे बिना सेफ्टी गेट्स के, ऐसा वैसा, तो क्या ये जो 14 घंटे काम कराने वाली कंडीशन थी या खतरनाक कारखाने में काम कराने की कंडीशन थी, तो क्या केस लग सकता है? तो जाहिर सी बात है मकान जो कंपनी का मालिक है वो इस प्रकार के केस के अंदर अपील कर सकता है, क्योंकि ये विधि का जो केस है 1940 का है
ये विधि समाप्त नहीं हुई है, ये 1940 की कंडीशन में तो लागू रहेगी, पर 1950 के बाद की कंडीशन में लागू नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में अगर इसको कहें तो क्या हुआ कि आर्टिकल 13(1) ने ये काम कर दिया कि जो विधियां पुराने ज़माने की हैं, ठीक है, पुराने ज़माने का कोई मामला है तो उसके लिए तो आप उसका यूज़ कर लो, पर अब 1950 के बाद से उस विधि का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो दैट इज 1950 के बाद नहीं कर सकते, मतलब आच्छादन का सिद्धांत लागू हो गया। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की। 2 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड में उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो आर्टिकल 13(2) के अंदर ये बात हो गई। यहां पर एक सिद्धांत निकल के आता है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि वे सभी विधियां जो राज्य के द्वारा बनाई गई, और अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बना दी गई, पहली बात तो ये है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट जाती हो। मूल अधिकारों के अगेंस्ट जाने वाली कोई भी विधि नहीं बनाएगा, तो राज्य ऐसी ही विधि बनाएगा जो मूल अधिकारों के संगत हो, असंगत नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि अगर गलती से कोई ऐसी विधि बन जाती है, जैसे कोई कानून बनाया और उस कानून के अंदर बहुत सारी क्या रख दी, कंडीशंस रख दी, और उस एक कंडीशन जो ऐसी थी जो मूल अधिकारों के खिलाफ जा रही है, तो पूरा कानून खराब करने की जरूरत नहीं है, आप वो उतना पार्ट काट के अलग कर दो। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक कानून बना और इस कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान थे, पर कुछ प्रावधान ऐसे थे जो मूल अधिकारों के खिलाफ थे, तो क्या करो, इसका सेपरेशन कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। तो ये जो कानून है, ये कानून तो वैलिड है और ये वाला जो पार्ट है ये इनवैलिड है, ठीक है। इसी सिद्धांत को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। अगली बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की, क्योंकि अब तक आप सुनते आ गए विधि विधि विधि, आखिर विधि होती क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विधि किसको कहेंगे। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि विधि क्या है, विधि क्या है, तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर आपको मिलेगा अनुच्छेद 13(3) क में, ठीक है। अनुच्छेद 13(3) क विधि क्या है के विषय में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13(3) में कहा गया है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ठीक है, ये सभी इसमें आएंगे। तो आपने देख लिया कि विधि की परिभाषा के अंतर्गत बहुत ही स्पेसिफिक होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कर दिया, विधि को परिभाषित कर दिया। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई विधि। अब प्रवर्तन विधि क्या होती है, या जो लागू विधियां होती है वो क्या होती है। तो जैसे एक वर्ड आया था आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत कि प्रवर्तन विधि, प्रवर्तन विधि, इस प्रवर्तन विधि शब्द के विषय में हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(3) ख परिभाषित करता है, और ये कहता है कि प्रवर्तन विधियां भारत के या प्रवर्तन विधियों के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि हैं जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई हैं, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं किया गया हो, ठीक है। तो प्रवर्तन विधि मतलब लागू विधि के संबंध में यहाँ पर यह बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमने आच्छादन का सिद्धांत देख लिया, पृथक्करण का सिद्धांत देख लिया, न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत देख लिया, विधि देख ली। अब विधि के समक्ष हमारे पास आ गया आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, अधिनियम। अब बात करते हैं अधिनियम। अधिनियम, अधिनियम क्या होता है? एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट क्या होता है? जब हमारी सरकार संसद में किसी विधेयक को पारित कर देती है तो वह अधिनियम बन जाता है, और अधिनियम के माध्यम से हम क्या करते हैं, नए कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कानून बनाने का एक तरीका क्या हो गया, अधिनियम के तहत हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो अगर वो कानून या एक्ट मूल अधिकारों के खिलाफ जाएगा तो उसका आर्टिकल 13 के थ्रू क्या हो जाएगा,
वैधानिकता की जांच हो जाएगी, न्यायिक पुनर्वालोकन लग जाएगा और हमारा वो अधिनियम काम नहीं करेगा। अब अगर सरकार कोई अधिनियम ना बनाए, कोई अधिनियम ना बनाते हुए वो डायरेक्ट भाग 3 के अंतर्गत क्या कर दे, संविधान संशोधन कर दे। अब अगर हमारी सरकार संविधान संशोधन कर देती है, संविधान संशोधन का 368 आर्टिकल है, अगर 368 का उपयोग करते हुए भारत की सरकार संविधान के अंदर संशोधन कर दे, मूल अधिकारों के अंदर परिवर्तन कर दे, तो क्या इस प्रकार का संविधान संशोधन अधिनियम विधि होगा? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। क्या नहीं है? संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता। अब विधि के अंतर्गत तो नहीं आता और इसके लिए हमने क्या करा, आर्टिकल 13(4), संसद ने भी ये देखा कि बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ये संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है, तो हमारी सरकार ने क्या करा, आर्टिकल 13(4) जोड़ा और 13(4) जोड़ के इसमें एक संशोधन करा और आर्टिकल 13(4) में लिखा कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने इसमें एक परिवर्तन कर दिया और यहाँ पर केशवानंद भारती का केस आया और केस में ये डिसीजन आया कि हाँ, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत तो भले ही ना आए, किंतु हमारी सरकार या हमारी संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकती है। तो एक और माइलस्टोन चीज आ जाती है कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 13 बहुत सारे बड़े बड़े सिद्धांतों को लेकर चलता है और संविधान की यहाँ पर एक संविधान संशोधन की व्याख्या भी करता है और ये बताता है कि हमारा आर्टिकल 13 हर हाल में क्या करेगा, मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। क्योंकि जैसे ही सरकार ने संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप किया, हम ये कह देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर छेड़खानी की गई है और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हमारा आर्टिकल 13 फिर से काम करेगा और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति के तहत आर्टिकल 13 आपके मूल अधिकारों को बचा लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 13 किस प्रकार से महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब आर्टिकल 12 और 13 के बाद हम अब आ जाएंगे मूल रूप से भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनके विषय में। अगली क्लास में मिलते हैं आर्टिकल 14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।